नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल 24x7। दर्शकों, लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और पहले कश्मीर में होते थे और अब जम्मू में भी होने शुरू हैं। जम्मू डिवीजन में शुरू हो गए। कल फिर से लगातार दो जगह पे जो है आतंकी हमले हुए, टारगेटिंग किलिंग हुई, प्रवासियों को निशाना बनाया गया और गिनमत यह रही कि वो बच गए और अस्पताल में दाखिल हुआ। ये एक दहशत फैलाने वाली और जो है आतंकवादियों की साजिश है। इसी मुद्दे पर फारूक साहब ने एक बयान दिया कि ये जो लगातार अचानक हमले बढ़ गए हैं तो उसके पीछे जो किन ताकतों का हाथ है उनके ऊपर उन्होंने बाखूबी जो है बात कही थी। हमारे साथ शेख बशीर हैं और जो XML सिंह हैं और बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बातचीत नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से फारूक साहब का एक बयान आया कि जो लगातार जो है हमले हो रहे हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, टारगेटिंग किलिंग हो रही है, अचानक बढ़ गए हैं, उसके पीछे एजेंसियों का हाथ है जब बीजेपी की साजिश है एनसी गवर्नमेंट को बदनाम करने की। संधू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बदकिस्मती की बात है कि जम्मू कश्मीर 35 साल होने लगे हैं, ये झुलस रहा है। हालात थोड़े ठीक हो जाते हैं फिर बिगड़ जाते हैं। और इलेक्शन से पहले, इलेक्शन जब चल रहे थे उससे पहले या इलेक्शन अनाउंस होने से पहले जम्मू के कुछ हिस्सों में, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ में और अपेरेंटली कश्मीर में थोड़ा सा खामोशी थी और इस तरफ हादसात होने शुरू हो गए। और जो पहले पास्ट में ये हादसात कश्मीर में हो रहे थे, ये जम्मू में होने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो ही इलेक्शन कंप्लीट हो गए, गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो गई, तो ये रुख कर गए कश्मीर का और हर दूसरे दिन कोई ना कोई वाक़ा हो रहा है। जी जी। जहाँ तक मेरा सोच है, फारूक साहब ने तो बहुत क्लियर लफ्ज़ों में कहा है कि बहुत सी ताकतें नहीं चाहती हैं कि डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर के अंदर रहे। डेमोक्रेसी को लोगों को डराने का ये तरीका होता है, टेररिज्म है, डर पैदा करना। और खुसूसन जो टारगेटिंग किलिंग है, ये टारगेटिंग किलिंग एक बहुत बड़े मकसद से की जा रही है। बिल्कुल। इसके पीछे कौन करा रहा है ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जी। मैं ये चीज़ जानता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसमें जो कुछ वाक़ात होते हैं वो उनके बस में भी नहीं होते हैं, वो इंटरनेशनल ताकतें करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं मान के चलता हूँ कि इंटरनेशनल ताकतें करवा जाती हैं जी। वो खुद नहीं होते, करवाने वाले भी इधर ही होते हैं, यहाँ के ही लोगों को इस्तेमाल करते हैं और कर जाते हैं और हम फिर कहते हैं ये हो गया। मैं अगर आपको वाक़ा बताऊं कि इंदिरा गांधी को अपने ही क्या नाम है, सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मारी। जी। और पाकिस्तान में भुट्टो को अपने ही जनरल ने फांसी दे दी। जी जी। इसी तरह श्रीलंका में हुआ, इसी तरह बांग्लादेश में हुआ। इस सब कंटिनेंट में एट ए टाइम कुछ चीजें होती हैं जो इंटरनेशनल ताकतें कराती हैं। बिल्कुल। लेकिन ना उधर समझता कोई, ना इधर समझता कोई। हम एक दूसरे के ऊपर फिर इल्जाम लगाते हैं और बदकिस्मती ये होती है कि जब हम ये चीजें करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में लोगों ने बड़े आराम से गवर्नमेंट चुनी और लोगों को भरोसा हो गया कि नहीं, 10 साल के बाद डेमोक्रेसी बहाल हुई है, अभी गवर्नमेंट ने काम शुरू नहीं किया, अभी टेक ऑफ ही है, तो ये वाक़ात होने लगे हैं। तो ये इस चीज़ का दर्शाते हैं कि कुछ लोग नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी क्या नाम है बहाल हो। यहाँ डर हमेशा लोगों के जहनों पे छाया जाए। अब ये कौन कर रहा है, ये जो आप ये कौन करवा रहा है? जी जी। ये बिल्कुल इंसान को, और फारूक साहब ने इसी चीज को कहा है कि जनाब ये 35 साल हो गए हैं, अब तो कम से कम हम इस लाइन पे आ जाएं कि ये इसके पीछे क्या है। मिसाल के तौर पे जो प्रवासी हैं वहाँ जो मजदूर काम करते हैं, क्यों उनको गोली का शिकार बनाया जाए? कौन है? और मुझे याद है 90 के अंदर भी बहुत सी बातें हुई, माइग्रेशन हुआ कश्मीर से, कश्मीरी पंडितों का माइग्रेशन हुआ। अभी वो उस चीज की तरफ जाते हैं कि इनको कैसे हम वापस ले जाएं ताकि इज्जत से वो रह सके। तो इस तरह के अभी आपने ये देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर पैकेज था
प्राइम मिनिस्टर ने मनमोहन सिंह जी ने एक पैकेज दिया था। उस पैकेज के तहत जो लोग वहां लगे थे वो आराम कर रहे थे। एक स्टेज आई, उनको फिर वापस यहाँ धरना दे रहे थे कि नहीं जनाब ये हो गया। गोया ये अनएंडिंग है। तो आपने जो सवाल किया है और फारूक साहब ने जो बात की है, ये मैं समझता हूं कि दुरुस्त बात है कि हर एक आदमी ये चिंता करे कि ये हो क्यों रहा है। जी बिल्कुल। और फिर सब लोग इकट्ठे होके जो जिस भी धर्म से हैं, जिस भी पार्टी से हैं, वो इसमें रोल अपना अदा करें, ताकि ये कहाँ से हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, किस मकसद से हो रहा है, ये बहुत जरूरी बात है। क्योंकि बशीर साहब उनका ये भी कहना था कि न्यूट्रलाइज करने के बजाय उनको गिरफ्तार किया जाए और उनसे उगाला जाए कि इसके पीछे कौन करवा रहा है, कौन ताकते हैं जो इसको करा रहे। न्यूट्रलाइज कोई हल नहीं है, कम से कम उनको पकड़ा जाए, पकड़ करके इंटरोगेट करके उसके पीछे सच्चाई जो है सामने आए। हाँ, मैं बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं आपको बताता हूँ कि 90 के बाद जब कश्मीर में बहुत से वाक़ात हो गए, तो जो मिलिटेंट्स पकड़े गए, जब उनका इंटेरोगेशन हुआ, उनसे पूछा गया कि इनके पीछे कौन है, तो पता लगा कि कौन पीछे है, क्यों करवा रहे हैं, कौन कौन टारगेट है, उसके बाद उन्होंने क्या करना था, वो सारी चीजें आई सामने। जी। फिर सवाल ये होता है कि हम कभी कभी क्या कहते हैं कि जनाब हमने ये मारा, ये उस में मुलव्वस था। ये कल भी एक बयान मैंने सुना कि एक बंदा मारा गया है, बहुत से मामलात में मुलव्वस था। तो कोशिश अगर ये की जाए कि इसको अलाइव पकड़ा जाए और उससे वो चीजें सामने लाएं कि ये इसके पीछे और कितने लोग हैं और ये सारी तार कहाँ जुड़ी हुई है, तो शायद उससे लोगों के सामने भी अच्छी बात आ जाएगी, नहीं तो ये शकूक पैदा हो जाएंगे। ऐसा बशीर साहब, ये जो उन्होंने कहा है कि एजेंसियों का काम है, बीजेपी की साजिश है, क्या उनको लगा है कि यही एजेंसियां करवा रही हैं जब बीजेपी करवा रही है? मैंने आपसे बताया कि भाई कुछ बहुत सी बातें जम्मू कश्मीर में हैं, इंडिया में, पंजाब में बहुत सी है, मणिपुर में देखो ना क्या हो रहा है। तो ये इंटरनेशनल ताकतें हैं और इंटरनेशनल ताकतें जब काम करती हैं तो हमारे जैसे लोगों को ही इस्तेमाल नहीं, उनको क्यों, उनके ऊपर क्यों उंगली उठाई एजेंसियों के ऊपर? इसलिए कि जिस तरह से ये वाक़ात हो रहे हैं, ये दर्शाते हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर क्यों हो रहा है। यहाँ तो कहा गया, डीजीपी ने कहा, जो पहले डीजीपी थे वो कहते बस आप थोड़े से रहे हैं। बिल्कुल। अब फिर कहते नहीं जनाब अब तो बिल्कुल सफाया हो गया है। तो फिर अगर वो सब कुछ सफाया है तो ये क्या है फिर? जी बिल्कुल। जब इलेक्शन से पहले आप बयान देखें, होम मिनिस्टर का बयान देखें, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब आए जम्मू में, उन्होंने कहा जी हमने तो इसका सफाया कर दिया है। बिल्कुल। तो हम कहते ठीक है सफाया है, तो लोगों ने वोट दे दिया। अब जब वोट दे दिया तो अब वही बताएं कि कौन है ये कब आए, कैसे आए। अब एक आदमी को जब आप हटा देते हैं तो फिर अंदाजा यही लगाया जाता है कि कुछ होता। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए कि भाई उन्होंने जो वोट दिया है, सरकार बनाई है, वो काम करेंगे, ताकि डर और खौफ लोगों के जहन में खत्म हो जाए। क्योंकि जम्मू में जो वाक़ात हुए थे, जम्मू में डर पैदा हो गया था। और मैं एक और बात सुनाता हूँ, जो पुलिस के अंदर कुछ लोग हैं, पुलिस के अंदर जो काम करते हैं लोग, आपने देखा कहीं कुछ पकड़े भी गए, कुछ निकाल भी दिए गए। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि यहाँ सिर्फ सिक्योरिटी जो है सिर्फ बीजेपी को दी गई। ब्लॉक प्रेसिडेंट को भी सिक्योरिटी दे दी, कोई बिजनेस करता था उसको भी सिक्योरिटी दे दी, एक एक दो दो तीन तीन लोग। तो एक स्टेज पे हमें लगा कि भाई हम लोग जो हैं वो हम सड़क पे आ गए। बिल्कुल। जो 30 साल से हम काम कर रहे थे, 35 साल से, वो सड़क पे आ गए कि उनको कोई भरोसा नहीं है कि बाहर निकलेगा तो कौन उनको हिट करेगा। अब चूंकि गवर्नमेंट आई है तो मेरी कोशिश होगी कि ये रैशनलाइज किया जाए। बिल्कुल। ये रैशनलाइज हो जाए कि किसके पास कितनी सिक्योरिटी है और क्यों है। बिल्कुल। तो शायद उसके ऊपर भी काम होगा। और ये जो चीजें हैं हो रही हैं, और मैं ये अपील करूंगा आपके माध्यम से कि सिविल सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं, स्कॉलर हैं, इस पर काम करें और पुलिस के साथ भी हमको मिलके रोल अदा करना है। अच्छा बशीर साहब, एक सवाल जो पैदा होता है, जैसे ये बयान आया फारूक साहब का, तो बीजेपी के बड़े नेता के अमित शाह और दूसरे स्पोक पर्सन ने इसके ऊपर कड़ी जो है प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये बयान जो है इसका कोई तुक नहीं बनती और ये एनसी जो है इस समय मौजूदा सरकार है तो हमें हमारे के ऊपर थोपना चाहती है। पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2-3 इशू हैं
जो मुझे लगता है, 2-3 इशू हैं। एक इशू यह है कि यहाँ इलेक्शन के बाद, गवर्नमेंट बनने के बाद स्टेटहुड का इशू है जी। तो मुझे लगता है कि एक साजिश हो रही है कि इस ऐसे हालात पैदा करो क्या ताकि स्टेटहुड ही ये बोल जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। नंबर एक। दूसरी चीज ये है कि एक गलती करने से उसको सही साबित करने के लिए गलती के ऊपर गलती की जाती है। जी जी। तो मैं ये समझता हूं कि फारूक साहब ने जो बयान दिया है, मैं उसके मजबूती से समझता हूं कि उसके पीछे कोई राज है, और अगर सब कुछ ठीक है तो मैं प्राइम मिनिस्टर ही बताए कि ये कौन लोग हैं। जी जी। प्राइम मिनिस्टर ही बताए कि ये इलेक्शन के बाद ही क्यों शुरू हो गया, तो वो बयान बताए ना, आ जाए ना सामने। एक सवाल और भी पैदा होता है कि ये जो सारा कुछ है, होम मिनिस्ट्री अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अमित शाह इसके प्रमुख है, तो उनको बयान देना चाहिए कि हो क्या रहा है। शुक्र है कि जब ये इन्होंने ये सारा सिस्टम किया तो ये लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने अपने पास रखा। अगर ये चेंज होता है उसके बाद उन्होंने कहना था देखो जी रात को गवर्नमेंट बनी, दूसरे दिन ही हम शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब है 2 मिनट नहीं लगते हैं इनको कहने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जाती है, हम लोग एक सिस्टम में रह रहे हैं। और मैं पिछले 6 महीने से देख रहा था कि बीजेपी वाले कहते हैं जनाब मिलिटेंसी खत्म, मिलिटेंसी खत्म। जम्मू में जब वाक़ात हो गए, डोडा में हुए, कुठुआ में हो गए, मेरे गांव के पास 6 लोग शहीद हो गए फौज के। तो उसके बाद बहुत सी चीजें हो गई। तो मैं समझता हूं कि इसके साथ लड़ाई करने के लिए सबको जुट होना है, और ये भी जरूर रखना है कि जो इश्यूज जम्मू कश्मीर के हैं वो इश्यूज भूलना नहीं है, वो इश्यूज रहेंगे जब तक उनका हल नहीं निकालेंगे। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से ये थोड़ा हटके है, बीजेपी के नए अध्यक्ष महोदय आ गए हैं, सत शर्मा। रविंदर रैना को कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। नए जो है प्रेसिडेंट है उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, क्योंकि आपका तजुर्बा आपने देखा। देखिए, पहली चीज यह है कि बीजेपी का अपने घर में वो किसको कब क्या बैठाते हैं ये उनका एक इशू है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं सत शर्मा एक संजीदा बंदा है, एमएलए रहा है। रविंदर रैना जी भी थे, लेकिन रविंदर रैना जी जब बात करते थे तो कुछ अंदाज से बात करते थे। अब वो इलेक्शन हारने के बाद शायद उसको किसी और जिम्मेदारी की तरफ ले जा रहे हैं तो इस तरह करते हैं। सियासत में ऐसा होता है, बीजेपी का अपना घर है, वो कैसे संभालेंगे, कैसे करेंगे उनके। लेकिन मैं समझता हूं कि जितने भी जम्मू के अंदर हम सब लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम इकट्ठे होके इस चीज़ का मुकाबला करें कि जो जम्मू के अंदर इश्यूज हैं लोगों के, वो इश्यूज हल करें और लोगों को इस डर से बाहर निकालने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता वो करें। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।